हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जीके जीके जीएस का मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन। ठीक, तो आप लोग आराम से एकदम देखना ना भूलिएगा। क्या भरोसा है यहीं से आपके क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, चलिए आज चलते ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा मैं कहता ना हूँ, शेयर कर दिया करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा काल में इनमें से 101 से स्टार्ट कर रहे हैं 150 तक। ठीक, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? बताइए, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा। तो कौन सा था? तो हमारा कौन सा? धौलावीरा। यूनेस्को की विश्व विरासत में भी इसको क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया। कौन सा बना? 40वां बना है। ठीक है, 40वां बना। ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में स्थित है। किस जगह पे? उत्तर भारत के गुजरात में स्थित है। ठीक, इतना बस याद रखना। ठीक है, इसको मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, लोथल भी क्या? बंदरगाह है। ठीक है, क्या है? बंदरगाह है। कालीबंगा यहाँ काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? बताइए, उपवेद नहीं। धनुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद या शास्त्र शस्त्र शास्त्र वेद या योग वेद। बताइए कौन सा है? 102 का। तो 102 का सी पार्ट है। ठीक है, यह हमारा क्या है? एक वेद है। ठीक है, क्या है? एक वेद है। ठीक है, हमारे कितने टोटल वेद होते हैं? तो वेदों की संख्या 4 है, जिसमें पहला कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा? तो ऋग्वेद, ऋग्वेद है। फिर यजुर्वेद है। ठीक, यजुर्वेद है, यजुर्वेद है। फिर एक कौन है? सामवेद है, सामवेद। फिर अथर्ववेद है। कौन सा? अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 बताइए। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? बताइए, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, 712 में इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक, कौन किया था? 712 में आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। बहुत ज़्यादा डिटेल से हम लोग नहीं जानेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तो खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक हमारे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, छतरपुर। छतरपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, छतरपुर एमपी में। ठीक है, किस शैली में बने हुए हैं? तो पंचायतन शैली में इनका निर्माण किया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 बताइए। पाल साम्राज्य के किस हिस्से से संबंधित है? बताइए, पाल साम्राज्य जो है किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी? पाल साम्राज्य जो था तो हमारा किस हिस्से से था? पूर्वी हिस्से से था। ठीक है, किस हिस्से से था? पूर्वी हिस्से। इसका संस्थापक कौन था? गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 106 बताइए। दक्षिण भारत के किस राजा ने 741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था? परास्त किया था। बताइए कौन परास्त किया था? जल्दी बताइए फटाफट। तो बीरा पांड्या, कट्टप्पोम्मन या राजा राज चोल या मार्तंड वर्मा या हैदर अली। बताइए 1741 की लड़ाई में कौन क्या किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था? परास्त किया था। 106 का। तो 106 का हमारा सी पार्ट है, मार्तंड वर्मा ने। कौन? मार्तंड वर्मा जी ने। ठीक है, चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, आप लोगों को बताना है। बताइए फटाफट, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? बताइए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध जो है 107 का, तो हमारा 1757 में यह युद्ध लड़ा गया। याद रहेगा ना, 1757 में। चलिए 108 बताइए। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के मुगल सम्राट के प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। बताइए 26 लाख, 82 लाख, 84 लाख या 68 लाख? 108 का तो कितना? 26 लाख। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। मुगल सम्राट को जो 26 लाख रुपए देने की क्या की घोषणा की गई। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109। 109 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट्स पर आधारित था? बताइए, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट्स पर आधारित था। मार्ले मिंटो सुधार किस पे आया था? और मोंटेगू चेम्सफोर्ड। बताइए 109 का तो हमारा किस पे था? भारत शासन अधिनियम 1919 का था। ठीक है, इसी समय हमारा कौन सा? जलियावाला बाग, जलियावाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, बाग हत्याकांड। ठीक, कब हुआ था? 13 फरवरी, सॉरी कब हुआ था बताइए? 13 अप्रैल सन 1919 में। ठीक है, सन 1919 में, याद रखिएगा। ठीक है, और रोलेक्ट एक्ट भी इसी समय पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट एक्ट हमारा जो है इसी समय क्या हुआ था? पारित हुआ था। याद रखिएगा 1919 में ही। ठीक, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 110
10। निम्नलिखित में से पहले पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव कौन प्रस्तावित किया था? तो कौन किए थे? एम.एन. रॉय। कौन किए थे? 110 का क्या हो जाएगा? एम.एन. रॉय जी। ठीक है, चलिए गांधी जी को जानते हैं, चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। चंपारण आंदोलन, ठीक है, 1917 वाला। ठीक है, और बहुत सारे आंदोलन की असहयोग आंदोलन भी। नेहरू नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 वाले में पूर्ण स्वराज की मांग। अधिवेशन कहाँ पे? लाहौर में, रावी नदी के तट पे। जेपी नारायण कौन थे? सामाजिक आंदोलन के क्या थे? सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य? जो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य? 15 थी। कितनी थी? 15 थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। जो हमारी संविधान सभा जो अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान सभा के अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, कौन है? 112। तो 112 का क्या हो जाएगा? तो सी पार्ट हमारा H.C. मुखर्जी थी। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए कौन थे? H.C. मुखर्जी। चलिए 113 भी बता दीजिए यहीं पे। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो हमारा बांग्लादेश है। कितना करता है? 4037 मीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा? दूसरे नंबर का हमारा चीन है। ठीक है, दूसरे नंबर का हमारा कौन है? चीन है। ठीक है, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 बताइए आप लोग, बताइए फटाफट। भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है, भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ कौन? अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय या बंगाल की खाड़ी? बताइए कौन फैला हुआ? 114 का। तो 114 का कौन सा राइट आंसर? तो हमारा बी पार्ट, हिंद महासागर जो भारत की प्रायद्वीप तक क्या हुआ? फैला हुआ है। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारा कौन सा? हिंद महासागर है। ठीक, इस साइड हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। इस साइड क्या है? हमारा बंगाल की खाड़ी है। ठीक, बंगाल की खाड़ी है, याद रखिएगा ये सब सारी चीज़ें। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इस साइड हमारा कौन सा? अरब सागर है। ठीक, अरब सागर है। ठीक, तो पूर्वी तट पे अरब सागर, पश्चिमी तट पे और उत्तर में दक्षिण में कौन सा? हिंद महासागर है। दोनों तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? भारत का प्रायद्वीप। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 का। कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से सबसे पहले कहाँ जाती है? बताइए। गुजरात। ठीक है, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद फिर एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ जाती है? बताइए। झारखंड। ठीक, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद कहाँ जाती है? बताइए। वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक, कहाँ? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक, 8 राज्यों से। बताइए इसमें कौन? गुजरात है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एमपी, एमपी, फिर उसके बाद कौन? मिजोरम भी है और झारखंड भी है। तो हमारा असम नहीं है। असम जिसमें जिसमें है वो काट दीजिए। इसमें भी 3 है, कट। और ये हमारा बचा 1 2 4, 1 2 4 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 बताइए। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता? नेबुलर परिकल्पना, आर्कमिडीज ज्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी ग्रही हाइपोथेसिस, जेम्बरलिन और मोल्टन गैसी हाइपोथेसिस। कांट बताइए कौन है? 116 का, 116 का। तो ए पार्ट हमारा यही मैच नहीं खाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन 117। सूर्य का जो दीप्तमान अमुख जिसे हम देख सकते हैं वो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, अष्टल मंडल या वातावरण? बताइए 117 का। तो इसको हम जिसको हम देख सकते हैं उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। चलिए नेक्स्ट बताइए 118 का। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम स्टार कौन सा है? सूर्य के बाद मतलब पृथ्वी के सबसे निकटतम जो स्टार है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, याद रहेगा ना? प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला 119 का बताइए। 100 सकल राष्ट्रीय आय, जो हमारी सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होता क्या? अप्रत्यक्ष कर, पूंजी खपत भत्ता या विदेशी आय या प्रत्यक्ष कर। सकल सकल राष्ट्रीय आय मतलब नेट नेशनल क्या होती है? बताइए। आय। और निवल नेशनल आय जो होती है वो बताइए। ग्रास नेट
GNP और एक होती है NNP, बताइए NNP, NNP से अधिक होती क्यों GNP, बताइए इसमें। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक क्यों होती है, से अधिक होती है क्योंकि इसमें क्या सम्मिलित होता है, बताइए जल्दी। 119 का क्या आ जाएगा, तो सी पार्ट, क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता क्या होता है, सम्मिलित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए 120 का। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं है जी, RBI नहीं करती है। ठीक है, RBI नहीं करती है। योजना आयोग ये भी नहीं करता। ठीक है, इसको तो समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह पे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 बताइए आप लोग, फटाफट बताइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोग रिवीजन क्लास चल रही है ना, जितना आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे उतना बेटर है। ठीक है, आधिकारिक अधिकारिता संरचना कर कारक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो हमारे होते हैं कृषि विकास से संबंधित है, बताइए सिंचाई से हैं, सड़कों की उपलब्धता से, बीमा से या खनन से हैं, बताइए किससे हैं, किससे सम्मिलित नहीं है, तो सिंचाई से हैं, सड़कों की उपलब्धता या खनन या बीमा से। 121 का ते हमारे किससे नहीं संबंधित हैं, जल्दी बताइए, तो हमारे खनन से संबंधित नहीं है। चलिए 122 बताइए, निम्नलिखित में से कौन से नेता ने गोरख मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं, बताइए कौन है, तो योगी आदित्यनाथ के बारे में आप लोग जानते ही हैं, कौन है, योगी आदित्यनाथ है जी। ठीक है, CM भी है हमारे यूपी के हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, इसको सब लोग करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। और करेंट अफेयर 10 नंबर का जो आएगा उसको, उसी में तो दिक्कत होती है। उत्तर प्रदेश हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी, बताइए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबरी संकल्प योजना अभियान शुरुआत की गई थी, 123 बताइए, ये स्टार्ट की गई थी किसके, कुपोषण को दूर करने के लिए। सबरी संकल्प अभियान जो कुपोषण को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने रहा ए वाला, बताइए बताइए फटाफट। ये रहा जो उत्तर कह रहा 124 का बता रहा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई दस्तक अभियान, उत्तर प्रदेश द्वारा दस्तक अभियान भी चलाया गया है, बताइए किससे संबंधित है दस्तक अभियान 124 का, तो ये हमारा जो जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन से। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 का। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ पे किया गया, बताइए, तो ये हमारा नोएडा में किया गया, याद रखेंगे आप लोग। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ पे किया गया, वो हमारा नोएडा में किया गया। चलिए 126 बताइए जल्दी। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस कब मनाया गया था, 2016 का पूछ दिया है, बताइए जल्दी, तो ये हमारा 9 फरवरी या 4 फरवरी को, बताइए। 126 का हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, तो ए पार्ट हो जाएगा 4 फरवरी को, लेकिन वैसे मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी इसी दिन क्या किए थे, अफ्रीका से वो वापस आए थे। ठीक, इसलिए उनकी याद में क्या 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो कौन सा देश है, बताइए। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल, कौन करता है, नेपाल करता है। ठीक है, नेपाल क्या करता है, सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट बताइए, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र में निम्नलिखित सीमा के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश बिहार सीमा के अंतर्गत, जी बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश नेपाल या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश किसके साथ करता है, बताइए। 128 का, तो हमारा किसके साथ करता है, तो मध्य प्रदेश के साथ। बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सा क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए, कंप्यूटर शब्दावली PDF का पूर्ण फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म। ऐसा नहीं कि हाँ कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे, बताइए, इसलिए थोड़ा सा कंप्यूटर के भी 2-4 क्वेश्चन देख लिया करिए। ठीक है, आ जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आय वाले क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय और बैंक दर, रेपो दर, ये सब को हम आपके टॉपिक में नहीं बताए थे क्वेश्चन, जो अगली बार जो है, तो इस बार भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ आप तब आप टीचर से थोड़ी खड़े होकर कहेंगे कि हाँ सर ये हमारे सिलेबस में नहीं था, आ गया जो है ये। थोड़ा सा अलग भी 1-2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कर लिया करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो दिया है वही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया तो क्या कर सकते हो, वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे आप जो। चलिए 129 का बताइए, तो क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 बताइए, ये कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ की कीबोर्ड शॉर्टकट है, बताइए कौन सी कुंजी लघुपथ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है, विंडोज
प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है? 130 का बताइए। तो ये हमारी कौन से कंट्रोल एस्केप है? कौन सी कंट्रोल एस्केप है? नेक्स्ट बताइए 130 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए कंप्यूटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 131 का। तो ये हमारे कौन है? चार्ल्स बेबेज जी हैं। कौन है? चार्ल्स बेबेज जी हैं, ठीक है। और टिम बर्नस ली किसके हैं बताइए? तो डब्ल्यू के हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, खत्म होने वाले हैं आपके कंप्यूटर के 3 4 5 क्वेश्चन थे जो। RERFP का पूरा नाम बताइए जिसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? बताइए। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर पेटिशन, या रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेस, या रजिस्टर फॉर्मल प्रोसेस? 132 का। तो हमारा क्या है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। 133 भी बताया। वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? वाटसन कंप्यूटर, जो वाटसन, तो हमारा किसका? IBM का, ठीक है, IBM का है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका भी फुल फॉर्म पूछ देता है। IBM का फुल फॉर्म कभी कभी किसी बहुत परीक्षाओं में, SSC की कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। माप इकाइयों की CGS प्रणाली, माप इकाइयों की CGS प्रणाली निम्नलिखित में से क्या परिभाषा? चलिए साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोगों के सामने, बताइए। CGS प्रणाली में कौन सा सही है? गुलाम, गॉस स्टेरियन, या सेल्सियस, ग्रेड सेकेंड, या गैलेना सीमेंस? बताइए। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, बताइए कौन सा सही? 134 का। तो ये हमारा जो है डी पार्ट हमारा राइट आंसर है, ठीक है, डी पार्ट क्या है? हमारा राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 135 बताइए। 135, एक बोल्ट कितने बराबर होता है? एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? बताइए जल्दी। एक बोल्ट बराबर कितना होता है? 135 का। एक बोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। कितना? 1 जूल प्रति कूलाम होता है, याद रहेगा ना, 1 जूल बराबर, 1 बोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। नेक्स्ट बताइए 136 का। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का क्या होता है? व्यवस्थापन किस तरह होता है? बताइए। तरल पदार्थ की तुलना में जो ठोस होते हैं उसमें क्या पास पास होते हैं, ठीक है, और तरल में थोड़ा क्या होते हैं? दूर होते हैं, ठीक है। चलिए, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में जो परमाणु होते हैं कि व्यवस्थापन कैसे होता है? तो बताइए कैसे होता है? बहुत बारीकी से बंधे रहते हैं, कम बारीकी से बंधे रहते हैं? बताइए कौन सा? तो मेरे ख्याल से तो सी पार्ट होना चाहिए। आप लोग बताइए कि क्या होगा? तो मैं बिल्कुल सही है, सी पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके जो ठोस होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अणु जो होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और जो है जो तरल होता है उसके थोड़ा दूर दूर होते हैं, और जो गैस होती है उसके काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। चलिए, हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या होता है? समान होता है। हीरा तथा ग्रेफाइट समान होते हैं, क्या होते हैं? क्रिस्टली संरचना में, परमाणु भार में, विद्युत चालकता में, या घनत्व में? बताइए 137 का। तो ये किस में समान होते हैं? 137 का, जल्दी बताइए। तो ये हमारे किस में होते हैं? परमाणु भार में क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। क्रिस्टली संरचना इनकी क्या होती है? अलग अलग होती है। 137 का, ठीक है। कार्बन के अपर रूप हैं, ये भी याद रखिएगा। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? हीरा ही है। चलिए नेक्स्ट बताइए 138 का। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन ओंकोलॉजी क्या कैंसर के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। डर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन को कहते हैं। तो बचा कौन सा? 2 बचे जो 138 बताइए। 138 का क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ड्राइमेटोलॉजी, ट्राइमेटोलॉजी हमारे घाव के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 139 बताइए। कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है? बताइए। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, बताइए 139 का। तो ये हमारा कौन सा? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन हमारी क्या कार्यात्मक और क्या है? संरचनात्मक मूल इकाई है तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट बताइए। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों में 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से शोष लिया जाता है? गुर्दा, बड़ी अतड़ी, पेट, या छोटी अतड़ी? बताइए 140 का। तो हमारी कौन सा? सबसे स्मॉल इंस्टेटाइन्स जो होती है उसी में हम क्या कर लेते हैं? 90% भाग को क्या कर लेता है? सोख लेता है। नेक्स्ट बताइए 100 मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला? आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से क्या हो गए? स्टार्ट हो गए, ठीक है। कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है, बताइए। मांडला। तो कौन सा? MP का मांडला जिला जो क्या बना? कार्यात्मक रूप से क्या बना? साक्षर बना है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 142। 142 बताइए जल्दी। जनवरी 2023 में 17वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा जरूर जो है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग। पेट वाले तो एकदम धड़धड़ा के मार दीजिए, जो बहुत मैं कराया हूँ करंट अफेयर जो है, ठीक है। कई बार रिवीजन, अभी भी रिवीजन करा ही रहा हूँ, तो गलत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों का जो है, ठीक है। जो मुझसे जुड़े हुए हैं तो इंदौर में होगा। कहाँ पे होगा? इंदौर में होगा, ठीक है। कब मनाया जाता है प्रवासी दिवस? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 2015 को वापस आए थे। कहाँ से वापस आ गए थे? मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ।
तो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है। कुकरेल नाइट सफारी कहाँ पर स्थापित की जा रही है बताइए? सहारनपुर, लखनऊ, चित्रकूट और लखनऊ वालों जल्दी बताओ। कुकरेल बहुत घूमते हो, नाइट सफारी यहीं पे स्थापित की जा रही है। ठीक है। 143 का तो कहाँ पे? लखनऊ। ठीक है। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे है। ठीक है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 बताइए। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में सांस्कृतिक ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है बताइए? सांस्कृतिक ग्राम, संस्कृत द्वितीय संस्कृत राजकीय भाषा कहाँ की है बताइए? तो ये उत्तराखंड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये सारी क्वेश्चन A to Z एक एक क्वेश्चन जितने भी आए हैं सारे क्वेश्चन मैं कराया हुआ हूँ, सोच लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट है किसी बुक का, जो है टो सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट है और सभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, कितनी बार कराया हूँ। अगर इसको भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से चलने वाली देश की पहली लालटेन का एबी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया हुआ है। उसका नाम क्या? रोशनी, उजाला या दमक या दीपक बताइए? तो उसका नाम क्या था? लालटेन का जो खारे पानी से जल रही थी उसका नाम क्या था? रोशनी था। रोशनी था या कुछ और था? तो रोशनी था। ठीक है। अब ये भी याद रख लीजिए, जितेंद्र थे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जितेंद्र है। जो खारे पानी से क्या जला दिए थे? रोशनी जला दिए थे, लालटेन जला दिए थे, अनावरण कर दिए थे। उसका नाम क्या था? रोशनी था। बताइए 146 का आप लोग बता दीजिए फटाक से। जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है मनाया जाता है तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन है, हलवा एकदम है करंट अफेयर के। ठीक है। संघाई सहयोग SCO की सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री की राजधानी घोषित किसे किया गया है? राजधानी घोषित किसे किया गया है? अरे भैया अपना वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी। ठीक है। उसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहीं से हमारे मोदी जी क्या हैं? सांसद हैं, ये भी याद रखिएगा। 148 बताइए। बस हम लोग पहुंचने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन पे। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया बताइए? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किसे दिया गया है? के बिड़ला फाउंड 1991 से पुरस्कार क्या करना देना स्टार्ट किया गया। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। किसको मिला? वासुदेव मोही के? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शरण कुमार लिम्बाले के लिए? जी बिल्कुल नहीं। के शिवा रेड्डी को? नहीं। किसको मिला है? प्रोफेसर रामदृश मिश्र जी को मिला है। ठीक है। चलिए आइए 149 का बताइए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986, 1981, 1900? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। ये हमारा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 149 का बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी बताइए आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए 150 का बताइए। इको मार्क उन सभी उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावटी होते हैं, ना प्रोटीन समृद्ध होते हैं? जी बिल्कुल नहीं। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं? जी बिल्कुल सही। जी बिल्कुल सही। जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं उन्हीं भारतीय उत्पादों को यूको मार्क दिया जाता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। बहुत ही आप लोगों को बहुत मजा आया होगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन करने में। ठीक है। 10 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के थे और ये सीरीज आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है। ये सीरीज हमारी आगे क्या कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम लोग यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, वीडियो री एग्ज़ाम, एक मिनट गलती तो हो ही गई, वीडियो री एग्ज़ाम की क्या करेंगे? तैयारी कराएंगे। ठीक है। और बहुत ही जो हमारा कैंसिल हो गया था वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट उसमें है। ठीक है। 2000 टोटल पोस्ट हैं और आप लोग अगर सपोर्ट करिएगा कमेंट में बताइएगा तो यूपी ट्रिपल एससी जो मुख्य सेविका की है, जो मेरी बहनें और जो भी बहनें मेरे मुझसे पढ़ती हैं उनके लिए जो अगर कोई फॉर्म डाली हैं तो ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, उसकी भी प्रैक्टिस सेट की क्लास चला दी जाएगी। ठीक है। तो सीरीज की। ठीक। और पुलिस की वैकेंसी आने वाली तो वीडियो और पुलिस दोनों की एक ही में क्लास चलेगी और हिंदी तो उसमें भी सेम आएगी और जीएस भी सेम आएगा। ठीक है। मैथ और रीजनिंग की भी मैं कोशिश करूँगा कि एक क्लास लाऊँ। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।